तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया हिलाकर रख दी है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां आम जनता खासकर जेनजी ने एक ऐसी चिंगारी जला दी है जिसकी आग पूरे देश में फैल चुकी है। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर स्ट्रेंज और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। तो शुरू करते हैं। 8 सितंबर 2025 की सुबह काठमांडू में सब कुछ नॉर्मल था। सुबह उठ के जेनजी के बच्चे सोशल मीडिया खोलते हैं, बट उनका फोन स्क्रीन हो जाता है ब्लैंक। ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना रेडिट, सब गायब। अब आप सोचेंगे व्हाट द हेल इज दिस, सरकार सोशल मीडिया पे बैन क्यों लगाई? दोस्तों, ये बैन सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं था। इट वाज अ बैन ऑन डिस्टेंस, ऑन वॉइस एंड ऑन फ्रीडम ऑफ यूथ एंड सिटीजंस। एक छोटा सा ऑर्डर जिसमें कहा गया कि देश की सॉवरेनिटी एंड मिसयूज को रोकने के लिए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने नेपाल में रजिस्टर नहीं किया था। सिर्फ 2 ऐप को छोड़कर, टिकटॉक एंड डिस्कॉर्ड। 2023 डायरेक्टिव के हिसाब से कंपनीज को लोकल ऑफिस खोलना, ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना और सेल्फ रेगुलेशन स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए थे कि अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर एक्शन लिए जाए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और इलीगल एड्स को कंट्रोल किया जा सके। सरकार ने बार बार वार्निंग दी, लेकिन कंप्लायंस न होने पर पूरे देश में शटडाउन लागू कर दिया गया। फार्किज्म की हद तो तब हो गई जब गवर्नमेंट ने बोला, वी आर नॉट सेंसरिंग एनीवन, वी आर जस्ट आस्किंग देम टू फॉलो द रूल्स। मतलब आप हमारी सरकारी दुकान में आओ, रजिस्ट्रेशन करो और फिर हम आपको 2-4 गाली देकर बाहर निकाल देंगे। जिनको ये अभी भी समझ में नहीं आया, उनके लिए मैं एक मस्त स्टोरी लाया हूँ। मतलब आप हमारी सरकारी दुकान में आओ, रजिस्ट्रेशन करो, अब 2-4 गाली भी सुन लो, चलो निकलो बाहर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, व्हाई डिड दे बैन एवरीथिंग बट नॉट टिकटॉक एंड डिस्कॉर्ड? इसका जवाब है मेरे दोस्तों कि टिकटॉक और डिस्कॉर्ड ने पहले ही गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया था। दे हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड सो दे वर स्पेयर्ड। एक ऐसी जगह जहां हर सोशल मीडिया पर बैन लग रहा है, वहां टिकटॉक और डिस्कॉर्ड जिंदा रहे। Isn't that twisted turn? कहा जा रहा था नेपाल गवर्नमेंट ने चाइना की वजह से टिकटॉक बैन नहीं किया, क्योंकि दोनों देशों के रिलेशन काफी अच्छे हैं। चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नेपाल चाइना इकोनॉमिक टाइज 1950 में फॉर्मलाइज हुआ, जब अक्टूबर में पहला एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक आइड साइन हुआ। 1980 के बाद चाइना ने ग्रांट्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स और कंसेशनल लोन्स के जरिए नेपाल को सपोर्ट देना शुरू किया। ये कॉर्पोरेशन नेपाल की इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और इंडस्ट्री को बूस्ट करने में क्रूशियल था। फायरबुसिस रासुवागढ़ी हाईवे, चिवेमे रासुवागढ़ी केरुंग 220 केवी लाइन, जिलोंग काठमांडू रेलवे और काठमांडू रिंग रोड इम्प्रूवमेंट पास 2 जैसे प्रोजेक्ट इसका सबूत है। आज भी ये इनिशिएटिव दोनों देश के बीच रिश्ते और गहरे बनाता है। बाकी आप खुद समझदार हो। अगर आपको नेपाल और चाइना की हिस्ट्री पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन दोस्तों, ये बैन सिर्फ बहाना था, असली आग तो पहले से लगी हुई थी। पूरा नेपाल, स्पेशली इस देश के जेनजी ऑलरेडी गुस्से में थे। उन्हें गुस्सा था करप्शन पर, उन्हें गुस्सा था नेपोकिड्स पर, जो पीएम्स के बच्चे 20 से 30 साल की उम्र में बिना कुछ काम किए लग्जरियस लाइफ जीते हैं, और जेनजी जिनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.1% है, वो डिग्री लेकर बेरोजगार घूमते हैं। सितंबर 2025 में नेपाल और सोशल मीडिया पर लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, फाइन डिनिंग और फॉरेन हॉलिडेज दिखाए गए, जबकि इस वक्त नेपाल लोड फ्लड्स, पावर कट्स और स्काई रॉकेटिंग फूड प्राइसेस से जूझ रहा था। ये तीखी कॉन्ट्रास्ट ने प्रिविलेज और स्ट्रगल के बीच एक असली तस्वीर सामने ला दी, जहां एक तरफ ग्लैमर था और दूसरी तरफ जिंदगी की कठिन हकीकत। द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन फॉर फेक रेफ्यूजी स्कैम एंड अदर एम्बेजलमेंट केसेस इन पोखाहारा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने एक प्रोफेसर के मर्डर को नॉर्मल इंसिडेंट कह दिया, एंड दैट वाज इट। अब बस जेनजी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एंड द सोशल मीडिया बन गया दैट प्लेटफॉर्म। सितंबर 8 को कुछ एक्टिविस्ट्स इंक्लूडिंग अ फॉर्मर नाइट लाइफ ऑर्गेनाइजर जिसका नाम था सुडन गर्ग और उनकी एनजीओ हामी नेपाल ने डिस्कॉर्ड पर एक छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू किया। हामी नेपाल जिसका मतलब है वी नेपाल। उन्होंने कहा, लेट्स मीट टुमारो एट माटी घर मांडाला एट 11 PM। और दोस्तों, सितंबर 9, 2025 को जो हुआ उसे हिस्ट्री कभी नहीं भूलेगी। 11 बजे 1 लाख से ज्यादा लोग आए, सबके हाथ में फोन था जिसका स्क्रीन ब्लैक था, जैसा कि वो बोल रहे हो, तुमने हमारी आवाज बंद कर दी तो क्या हुआ, देखो अब हम ऑफलाइन आए हैं। इनिशियली
प्रोटेस्ट वाज पीसफुल बट सून पुलिस स्टार्टेड लाठीचार्जिंग। उन्होंने टीयर गैस फेंके और फिर दोस्तों दिस वाज डार्केस्ट पार्ट, पुलिस स्टार्टेड फायरिंग ऑन क्राउड। न्यूज़ रिपोर्ट्स में बताया गया कि कम से कम 19 से 20 लोग क्राउड फायरिंग की वजह से मारे गए। एक छोटे से सोशल मीडिया बैन की वजह से 19 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी था। इट्स एब्सोल्युटली इनसेन एंड शेमफुल एक्ट था और ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह तार कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट आग में बदल गए और वो आग प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट तक पहुंचा दी। प्रोटेस्टर गेट तोड़कर पार्लियामेंट में घुस गए और पूरा पार्लियामेंट में आग लगा दी और फिर ये आग पहुंचे मिनिस्टर्स के घरों तक। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के घर को आग के हवाले कर दिया गया एंड आल्सो हाउसेस ऑफ अदर मिनिस्टर्स वर सेट ऑन फायर। शेर बहादुर देबुआ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, झलानंद खानल, former prime minister resident set on fire. Unfortunately, wife reportedly dead in accident. जब घर को आग लगाई गई उनकी वाइफ अंदर ही थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा, former prime minister, प्रकाश मान सिंह, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हाउस एंड व्हीकल सेट ऑन फायर। विष्णु प्रसाद पोडल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, रामनाथ अधिकारी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, प्रदीप पोडल, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, राजेंद्र बजगेन, मेंबर ऑफ नेपाली कांग्रेस, होटल सेट ऑन फायर। यमलाल कैंडल, चीफ मिनिस्टर ऑफ करनाली प्रोविंस, इन सब की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया गया। घर वो सिलेंडर फेंके ताकि वो सिर्फ जले नहीं, पूरी तरह ब्लास्ट हो जाएं। और फाइनेंस मिनिस्टर को नंगा करके दौड़ा के मारा गया। होम मिनिस्टर को पीटा गया। शेर बहादुर देवी को घर से निकालकर मारा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पीएम केपी को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन इस जनरेशन को जेन ज़ी ऐसे नहीं कहते हैं। पार्लियामेंट को फूकने के बाद जेन ज़ी ने रील्स बनाई। द चांट्स वर नॉट जस्ट फॉर फ्रीडम but for recognition of PMs. Slogans like KP चोर देश छोड़ were echoing on street. अब सरकार डर गई। 8 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने जेन ज़ी प्रोटेस्ट के दौरान हुए हिंसा की जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने का अनाउंसमेंट किया। कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि पूरे इंसिडेंट की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें और अपनी टर्म्स रेफरेंस को 15 दिन के अंदर सबमिट करें। यह फैसला कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया गया, जिसमें टॉप मिनिस्टर ने हिस्सा लिया। कमेटी का काम नेपाल में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का इंश्योर करना था, फ्यूचर में ऐसे अनरेस्ट को रोकने के लिए रिकमेंडेशन देना, और साथ ही 10 सितंबर को सरकार ने सोशल मीडिया पे बैन हटा दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग चाह रहे थे कि पीएम रिजाइन करें। प्रेशर इतना ज्यादा था और अनडिनाइबल था कि 11 सितंबर को केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ने अपना पद छोड़ दिया। अब दोस्तों, दिस इज वेयर डार्क ट्विस्ट कम्स इन। Nepal is in a political vacuum. President रामचंद्र पौडेल has accepted the resignation. लेकिन अब पावर किसके पास जाएगी? The answer is किसी के पास नहीं। एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है और इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए एक पुरानी आवाज फिर से उठी है। The call for the restoration of monarchy under former king गजेंद्र शाह। ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो सोशल मीडिया के बैन से शुरू हुआ था, अब एक पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया है, जहां जेन ज़ी ने पॉलिटिशियंस को उनकी औकात दिखा दी है। लेकिन क्या इससे नेपाल की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? The fire is getting out of hand। जो यूथ ने शुरू किया था, क्या उन्हीं के हाथों से ये आग पूरी तरह कंट्रोल से बाहर निकल गई है? And who is going to handle it? The politicians, the army, or will the people out of desperation seek a new kind of power? अब प्रोटेस्टर्स की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। करप्टेड पोजीशन अपनी पावर छोड़ चुके हैं। नेपाल अब आजाद है, तो प्रोटेस्ट को रुक जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस सिलसिले ने एक डार्क टर्न ले लिया। अब लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। सिंह दरुबा सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स। 9 सितंबर 2025 को कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्से में रैंसैक्ट और आग लगने की रिपोर्ट्स आई। इससे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधा असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के एडजेसेंट ऑफिसेस। 9 सितंबर की वेब में कोर्ट के पास ऑफिस पर अटैक और बर्निंग की रिपोर्ट मिली। मेजर होटल्स और टूरिस्ट प्रॉपर्टीज जैसे हिल्टन, हाइट रेजिडेंस और एनी लग्जरी होटल, कुछ होटल्स पर आग लगने और लूट की रिपोर्ट मिली। इससे टूरिस्ट स्टाफ और लोकल हॉस्पिटल वर्क में को नुकसान हुआ। कुछ जेल फैसिलिटी पर अटैक और फायर्स हुए, जिससे मास प्रिजनर्स एस्केप और लोकल सिक्योरिटी क्राइसिस हुई। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सर्विस बिल्डिंग। लोकल सिविल सर्विसेज बंद या डिसरप्ट हुई क्योंकि ऑफिस को आग लगा दी गई। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक व्हीकल्स। रोड डिपार्टमेंट ऑफिस, पब्लिक बसेस और पार्क व्हीकल को टॉर्च होने की रिपोर्ट सामने आई। केबल कार लोअर स्टेशन।
कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने से आम लोगों की डेली लाइफ और ट्रैवल बिगड़ी। पुलिस स्टेशन, लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ लोकल पुलिस स्टेशन पर अटैक हुए जिससे कम्युनिटी कमजोर हुई। मीडिया हाउसेस, कमर्शियल शॉप्स और स्मॉल बिजनेस, मीडिया हाउसेस, शॉप्स और मॉल्स पर वैंडलिज्म, लूटिंग और कुछ केस में बर्निंग की रिपोर्ट से सामने आई। ये सब सिर्फ टारगेट सिंबल नहीं थे। इन पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज से हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की सर्विसेज अफेक्ट हुई, जो सीधा आम जनता के रोजगार और सुरक्षा पर असर डालता है। पर जेन ज़ी ने सबसे साफ मना कर दिया कि वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। अब बात करते हैं उन चीजों पर जो मीडिया ने कभी दिखाई ही नहीं। नेपाल के मंत्री शरद सिंह भंडारी ने प्रोटेस्टर के डर से अपने पैरालाइज्ड वाइफ को अकेला छोड़ दिया और भाग गया। और गैस करो उन्हें किसने संभाला? जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स ने, और उनके लिए मेडिकल केयर और हॉस्पिटल का इंतजाम किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट के बाद कुछ वीडियो सामने आई जिसमें जेन ज़ी सड़कों को क्लीन कर रहे थे, जो डिस्ट्रॉय किया था वो वापस बिल्ड कर रहे थे। इवन जगन्नाथ की वाइफ को भी फायर से जेन ज़ी बाहर निकाल कर लाए थे। और जो चीजें चोरी हुई थी, जेन ज़ी ने चोरों को ढूंढकर शॉप ओनर को उनका सामान वापस किया। अब बात करते हैं अगला पीएम कौन बनेगा। फिलहाल के लिए सिसिलिया क्रिक ने पीएम की कुर्सी संभाली है और उनको इलेक्ट किया गया है डिस्कॉर्ड की हेल्प से। है ना अमेजिंग? वी आर वॉचिंग हिस्ट्री अनफोल्डेड एंड द क्वेश्चन इज, विल द लैंड ऑफ हिमालयस फाइंड इट्स पाथ टू न्यू डॉन और विल इट फॉल बैक टू द डार्कनेस ऑफ पास्ट? ये टाइम में बताएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।